वैदिक इल्म नजूम में जिस तरह किसी शख्स के मुस्तकबिल को जानने के लिए पैदाइशी जायचा, पामिस्ट्री और शुमारियात का मुतालिया किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जदीद दौर में इन तमाम शोबों में एक और मकबूल तरीका है जिसे टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में टैरो कार्ड पर नंबर, रंग, निशानात और 5 अनासिर जैसा कि ज़मीन, पानी, आग, हवा और आसमान दिखाए जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की पेशन गोई की जाती है। अगर हम टैरो कार्ड की तारीख की बात करें तो इल्म नजूम का ये तरीका तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुआ था। सेलेटिक कहलाने वाले मुल्क के लोगों ने सबसे पहले इस साइंस से मुस्तकबिल को जानने की कोशिश की। मुख्तलिफ अकायद के मुताबिक ये इल्म 1971 से आम हुआ, जब इसे इटली में तफरीह के जरिए के तौर पर अपनाया गया। ख्याल किया जाता है कि 1971 से पहले टैरो कार्ड सिर्फ आम कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके बाद वो इल्म नजूम और मुस्तकबिल जानने के लिए इस्तेमाल होने लगे। टैरो कार्ड के तहत 2 अफराद का होना लाजमी है, पहला साइल और दूसरा कारी। इस मूड में जो शख्स सवाल पूछ रहा होता है वो कार्ड को शफल करता रहता है। इसके बाद कार्ड रीडर इन कार्ड्स को बाकायदा तरतीब देता है। फिर हर कार्ड एक के बाद एक तरतीब में मुस्तकबिल के वाकयात का जवाब देता है। कार्ड रीडर पहले खुद कार्ड में मौजूद मायने को समझता है, फिर पूछने वाले के सवालात के जवाबात देता है। लियाकत जोगी टैरो कार्ड रीडिंग की दुनिया का एक मोतबर नाम, जिनका टैरो कार्ड की दुनिया में 30 साल से ज़ायद अरसे का तजर्बा है। हमें अपने नाज़रीन से ये बात शेयर करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि टैरो कार्ड की दुनिया का ये बड़ा नाम देसी टीवी यूएसए के साथ अब जुड़ गया है, और हफ्ते में एक दिन लियाकत जोगी साहब हमारे साथ होंगे। अगर आपको इनसे कोई भी सवालात के जवाबात जानने हैं तो आप देसी टीवी यूएसए के पेज के ज़रिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लियाकत जोगी साहब से अलग से वक्त लेकर राब्ता करने की ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस नंबर से उनसे राब्ता कर सकते हैं, 033424983321। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपने हमारी इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट देखी और इस इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट से आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम आज बात कर रहे हैं पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी की दुनिया से ज़रा हटकर एक और नई दुनिया के बारे में, एक वंडर वर्ल्ड के बारे में। अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। पाकिस्तान में और यहाँ भारत, हिंदुस्तान, एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ टैरो कार्ड की दुनिया जो है वो ये इल्म बड़ी देर के बाद मुतारिफ हुआ और ग्रेजुअली अब आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को इसके बारे में क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि ये क्या है, और इसके थ्रू लोग जो हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर क्या प्रेडिक्शंस और इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर किस तरह बदलाव ला सकते हैं। इस हवाले से आज मैंने अपने शो के अंदर दावत दी है लियाकत जोगी साहब को। 40 साल से ज़्यादा उनका इस फ़ील्ड का तजर्बा है और वेलकम करती हूँ सर मैं आपको आज के हमारे शो में। अगर जोगी साहब की मैं बात करूँ तो उनका तारुफ कुछ इस तरह होगा कि टैरो कार्ड रीडर है, पामिस्ट है, रेकी मास्टर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सेल्स कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, लेक्चरर हैं और लाइफ कोच हैं। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमारे शो में हमें ज्वाइन किया। सभी आपका शुक्रिया कि आपने मुझे याद रखा और मुझे मौका दिया कि मैं आपसे और अपने चाहने वालों से और लोगों से और टैरो कार्ड के तारुफ के बारे में आपके साथ चलूं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि यूजुअली हमारे माशरे के अंदर एक चीज़ होती है कि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है या उसको करियर अपना चूज़ करना होता है तो यूजुअली उसके पेरेंट्स होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि डॉक्टर बनो, साइंसदान बनो, इंजीनियर बनो और कुछ डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। लेकिन आपने बड़ी मुख्तलिफ फील्ड जो है उसको चुना, टैरो कार्ड रीडिंग की, पामिस्ट की। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने तालीम किस सब्जेक्ट में हासिल की, क्या पढ़ा आपने और उसके बाद आप इस फील्ड के अंदर कैसे आए? आपकी यकीनन आपकी दिलचस्पी होगी तभी आपने इस प्रोफ़ेशन को चूज़ किया। बिल्कुल सोबिया, ऐसे ही है। मेरा नाम लियाकत जोगी है और जोगी मेरा ट्रेड नेम है। आई एम सूमरो, आई एम लियाकत सूमरो। तो ये ट्रेड मैंने अपनाया लोगों से फॉर्चून टेलिंग का। तो हमारे माशरे में सिंध में
उसे जोगी कहा जाता है, ठीक है। और ये जोगी ये काम करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे डॉक्टर कहा जाता है, ऐसे जोगी जो है हमारे यहाँ फॉर्च्यून टेलिंग का काम करते हैं। असल में मैं सेल्स और मार्केटिंग का आदमी हूँ। असल मैंने कोई 15-20 साल सेल्स और मार्केटिंग में मुख्तलिफ मल्टीनेशनल में गुजारे। मैं एमबीए हूँ और इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, लेक्चरर हूँ। सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मैं सोशियोलॉजी पे बात करता हूँ। इसमें मेरा शौक शुरू से ही था, शुरू से मेरा शौक था, थोड़ा थोड़ा था, ज्यादा नहीं था। मैं रेकी करता था और रेकी के साथ साथ बहुत सारी चीजों पे मैंने काम करना शुरू कर दिया। फिर मुझे टैरो जो है उसने तमाम कामों से काट के एक जगह पे आके रोक लिया, बोला अब ये करो। फिर मैं इतने अरसे से टैरो कर रहा हूँ और नो डाउट कि मुझे इसका शौक है। फिर इसके बाद मैंने जो दूसरे काम है, जो मैंने आपको कहा सेल्स और मार्केटिंग, सिवाय पढ़ाने से मुराद के यूनिवर्सिटी में जो मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। मुझे किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको मैथ पढ़ा लो, मार्केटिंग पढ़ा लो, इतना काम किया आप उसमें, या फिर कोई और चीज पढ़ा दो, पाकिस्तानी स्टडीज पढ़ा दो, मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ा सकता हूँ, तो उस पर मैं वो पढ़ाता हूँ और इसके बाद टैरो कार्ड करता हूँ। सही, सही सर। तो सर ये तो बड़ा आपने दिलचस्प अपना तारुफ़ दिया और यकीनन मेरे जो नाज़रीन हैं जो जिनके दिमाग में एक पहचान थी आपकी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टैरो कार्ड रीडर हैं, उनको यकीनन आपकी शख्सियत का ये हिस्सा जानकर भी हैरानगी भी हुई होगी और खुशी भी हुई होगी कि आप अपने शौक को अपने प्रोफ़ेशन के साथ लेकर किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है उसको गुज़ार सकते हैं। सर मुझे थोड़ा-सा आप इस हवाले से आगे ही दीजिए प्लीज़ कि पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग्स ये तीनों सब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं या इनके अंदर कोई हम आहंगी है, कोई इनके अंदर मुताबिकत भी पाई जाती है? असल में ये तीनों काम और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें नंबरोलॉजी भी होता है और इल्मुल आदात जिसको कहते हैं, इसके जी। अलावा रमल भी होता है। और हमारे यहाँ से में एक बड़ा नाम लिया जाता है ढारो, तो ढारो भी इसके अंदर होता है। बहुत सारी चीजें हैं। दीज आर ऑल सिस्टर कंसर्न, ये मिलते जुलते काम हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, हिकमत है, ये मिलते जुलते काम है, ठीक है। तो ये सारे मिलते जुलते काम है, मगर टैरो कार्ड के जरिए किया जाता है। नंबरोलॉजी आपके नाम के नंबर से या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर से किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी किया जाता है, आपके नाम से भी किया जाता है। तो मुख्तलिफ इसके चैनल्स हैं, लेकिन जो टैरो कार्ड से वो प्योर कार्ड से किया जाता है। अच्छा, 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 ओके। और आप हमें ये बताइए कि टैरो कार्ड यूजुअली मैंने इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं रिसर्च कर रही थी, तो मैंने ये जाना कि टैरो कार्ड जो है, जैसे पामिस्ट्री की बात या हम किसी के पास हाथ दिखाने के लिए जाते हैं, तो हम उसको बताते हैं कि मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोई करो, कि हम क्या करें, हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा एंड ऑल दैट। लेकिन टैरो कार्ड जो है, वो हमारी ज़िंदगी का जो करंट सिनेरियो चल रहा होता है, वो हमें उसके बारे में आगाही देता है, उसके बारे में हमें इल्म देता है कि आप ये कर सकते हैं, आप इस हवाले से ये इस डायरेक्शन में ज़िंदगी की तरफ चले जाइए। तो इस हवाले से थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को आप कुछ बताइए। दरअसल जितने भी अलूम हैं जिनके हमने नाम लिए हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें लोग समझते हैं कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या होने वाला है। सच ऐसा हुँ, होता नहीं है कि मैं आपको फिल्म की मैं क्रिस्टल बॉल की तरह और आपको आपकी पूरी फिल्म दिखाना शुरू कर दूं, ये होगा ये होगा ये होगा। नो, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको एक इशारा देता है कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद आपका तजुर्बा और आपके सवाल के नतीजे में हम इस चीज को फोकस करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। टैरो हुँ, कार्ड्स असल में आपको जिंदगी में बड़ा फैसला करने में मदद देते हैं, बस अच्छा, और कुछ भी नहीं। आपको आपके अच्छा, लिए ये रिश्ता अच्छा है या ये रिश्ता अच्छा है, ये तालीम अच्छी है या ये तालीम अच्छी है, ये मुल्क अच्छा है या ये मुल्क अच्छा है। आपके पास जहां पर भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को टैरो कार्ड आपको डिस्क्राइब करेगा कि इसको कैसे करना चाहिए और इसको कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, ये होगा नहीं होगा, इसमें कामयाबी है कि नहीं है। तो टैरो आपको इतना बताता है। उसमें मेरा तजुर्बा, आपका सवाल, आपकी वाइब्रेशंस और कार्ड जो है ना, वो हमें थोड़ा सा काउंसल करते हैं, वो हमें थोड़ा बताते हैं कि इस किस्म का जवाब देना।
अच्छा, सही। और सर अगर मैं पामिस्ट्री की बात करूँ, जैसे अगर हम पास्ट की बात करें और आपने तो माशाल्लाह अभी जैसा कि हमारे नाज़रीन को बताया कि आप बहुत सारे मुख्तलिफ़ उलूम हैं जिनके ऊपर आप दस्तरस रखते हैं। पास्ट के अंदर जैसे वो हम देखते होते थे पुरानी फ़िल्म्स के अंदर भी कि तोता फुटपाथ पर बैठा होता था और उसको वो डिफ़रेंट पड़े होते थे, लेटर्स पड़े होते थे, उसमें से वो निकाल के फिर आपकी किस्मत का हाल और ये सब कुछ बताते थे। फिर एस्ट्रोलॉजी पे आ जाएँ, हाथ देखने पे के इल्म पर आ जाएँ, तो ज़्यादा आपको क्या लगता है कि आपने इन इन सब का इल्म हासिल किया, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा करीब तक और ज़्यादा जो ऑथेंटिक नॉलेज जो है, वो कौन-सा इल्म आपको लगता है कि वो दे सकता है? देखिए मैंने बहुत सारे इल्म पढ़े, बहुत ज़्यादा पढ़े लेकिन मैं टैरो पे और पामिस्ट्री पे आके रुक गया। अच्छा, अच्छा, केमिस्ट्री से मुझे स्टार्ट में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सिर्फ़ टैरो में दिलचस्पी थी। टैरो में पढ़ रहा था, देख रहा था और टैरो पे रिसर्च कर रहा था और टैरो पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो मुझे सिर्फ़ इतना पता चला कि टैरो आपको काउंसल करता है। बहुत सारे उलूम ऐसे हैं, वो कहते हैं कि नहीं ऐसा होगा। होगा से मुराद के फ़र्ज़ करें एस्ट्रोलॉजी में या किसी और उलूम में आपको कहा जाए कि आपने एक मर्डर करना है, आपने एक कत्ल करना है, आपकी ज़िंदगी में कत्ल लिखा हुआ है और आप हर सूरत में करोगी, तो टैरो ऐसा नहीं कहता। टैरो नहीं, टैरो कहता है नो, आप अपना फैसला सेकंडों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से बदल सकते हो। आपने नियत की, आपका गुस्सा था, सब कुछ था, लेकिन इसको थोड़ा-सा अगर रोका जाए, तो आप खत्म हो सकते हो। 12 घंटे के बाद आपके कत्ल का इरादा भी बदल जाता है। अगर 12 घंटे के अंदर-अंदर आपने कोई बहुत बड़ा मिसहैप कर दिया, तो कर दिया और अगर 12 घंटे निकल गए, तो फिर आप नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर गौर करोगे कि नहीं यार ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो टैरो आपको ये कहता है, टैरो आपको काउंसल करता है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है कि जो कहा है वैसा का वैसा होगा, ऐसा नहीं है। मैं आपकी करंट एनर्जी उस वक़्त बताऊँगा। फ़र्ज़ करें, आपने मेरे साथ टाइम रखा है, आप कह रही हो कि मैं जोगी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं आपके इंतजार हुँ, में बैठा हूँ। मुझसे कोई पूछेगा कि इस वक़्त सोबिया कहाँ है? तो मैं कहूँगा कि वो मेरी तरफ आ रही है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठी, आपको याद आ गया कि यार मैंने तो अम्मी को टाइम दिया हुआ था, अम्मी के पास जाना बहुत ज़रूरी है, उनको डॉक्टर के पास ले जाना है या कोई और मसला है या कोई और इंटरव्यू कोई भी काम हो सकता है। तो आप मेरे हुँ, पास नहीं आओगे, मुझे मैसेज डाल दोगे कि जोगी साहब आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम याद आ गया, मुझे अम्मी के पास जाना है या अम्मी की कॉल आ गई है। तो आप अम्मी की तरफ मुड़ जाओगी, जबकि मैं ये कह चुका था कि आप मेरी तरफ आ रही हो। और आप ठीक मेरी है। तरफ नहीं आ रही, आपने टर्न कर लिया। तो सेकंडों के हिसाब से आपकी सिचुएशन, आपके हालात, आपकी चीज़ें आपको बदलते रहते हैं। ऐसे ही टैरो कार्ड भी सेकंडों के हिसाब से आपको काउंसल करता है और आपको बदलता रहता है। इसको आप बिल्कुल वो जो मैंने पहले कहा क्रिस्टल बॉल की फ़िल्म की तरह के आप जाओगे और अल्लाह न करे एक्सीडेंट हो जाएगा और अल्लाह न करे आप मर्डर कर लोगे या कोई और मुसीबत आ जाएगी। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं हाँ, होता। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बड़ी अच्छी मिसाल के साथ समझाया और मेरे ख़्याल में वो लोग जो इस इल्म के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो क्यूरियस हैं मेरी तरह, वो उनको बड़ी मदद मिली होगी आपके इस वाक़ये से बताने में। अच्छा सर मुझे थोड़ा-सा ये बताइए लेकिन ये सवाल मैं करूँगी ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ जुड़े रहिए, बड़े मज़े की ब बातें इस वक़्त जोगी साहब हमें बता रहे हैं और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस वंडर वर्ल्ड के बारे में जान के और यकीनन आप लोग भी एन्जॉय कर रहे होंगे। यहाँ वक़्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से ही वापस जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस जोगी साहब के साथ वहाँ से ही अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसको जारी करेंगे जहाँ से मुनक़ता हुआ था जोगी साहब से। अब हम यहाँ से पूछेंगे कि जोगी साहब मुख़्तलिफ़ क्या कहना चाहिए हाइपोथेसिस होते हैं हर हर इंसान की अपनी राय होती है। एक एक इल्म जब क्रिएट होता है या जब आता है तो हर इंसान का अपना एक नज़रिया होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी राय जो है उसको तरतीब देता है।
इसी तरह पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी इन सब के बारे में भी मुख्तलिफ आरा हैं, कोई गलत कहता है, कोई सही कहता है, कोई कुछ कहता है। आपने बड़ी अच्छी मिसालों के साथ अभी तक इसको लेके चल रहे हैं और हमारे नाज़रीन को बता रहे हैं। मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि ये जो हाथ देखने का लकीरों का जो हमारी हाथों की रेखाओं का ये जो सिलसिला होता है, ये कहते हैं कि क्या ऐसा होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे-जैसे आप बड़े हो रहे होते हो, आपकी एज बड़ी हो रही होती है, तो आपकी पाम का साइज़ चेंज हो रहा होता है और आप उसके अकॉर्डिंगली आपकी लकीरें भी बदल रही होती हैं या आपने इसका थोड़ा-सा बताइए? ये मैंने बहुत सुना है कि आपके हाथों की लकीरें जो होती हैं वो बदल रही होती हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आपकी ज़िंदगी में चीज़ें जो होती हैं वो भी बदल रही होती हैं। सोबिया, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं इसको थोड़ा-सा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। हाथ की लाइनें, हाथ का शेप बिल्कुल बदल रहा होता है। मैं जो आपको देख रहा हूँ और आप जब मेरे साथ बातें कर रही हैं और अपने हाथ चला रही हैं, तो मैं आपके हाथ भी देख रहा हूँ, ठीक है? सोबिया, हर 7.5 साल के बाद जी, आपके जी। हाथ की लकीरें बदलती हैं, हर 7.5 साल के बाद। यानी कि पहली दफ़ा जब आप 7.5 साल की थी, तो वो लकीरें कुछ और थी। फिर इसके हुँ, बाद आप 15 साल की हो गई, तो वो लकीरें कुछ और थी। फिर आप 23 साल की, पता नहीं हुई है, नहीं हुई हैं, तो वो लकीरें कुछ और हैं, ठीक है? तो ये बदलती रहती हैं, और ये शेप भी। अब मैं आपको बताऊँ कि आप क्या-क्या थी मेरे हिसाब से। आप जब हुँ, 7.5 साल की, यानी कि पहला जो आपका टर्म था, उसमें आप वाटर थी। हाथ की असल में 4 किस्में होती हैं, वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ, ठीक है? हुँ, आप उस वक़्त वाटर थी। वाटर हम आर्टिस्ट को कहते हैं, एक ऐसी लड़की जो कि आर्टिस्ट हो। ये लोग बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं, मेकअप करने वाले लोग होते हैं, या म्यूज़िशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, मॉडल होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, पेंटर होते हैं, ये आर्टिस्ट होते हैं। फिर इसके बाद इस वक़्त जो आपकी जो पोज़ीशन मैं देख रहा हूँ, वो फायर है। फायर ओके, हम कहते हैं कन्वेंसर को। एक ऐसी ओके। लड़की जिसका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा हो। ये लोग सेल्स और मार्केटिंग के लोग होते हैं, ये लोग टीचर होते हैं, ये लोग डॉक्टर होते हैं, ये लोग वकील होते हैं, ये लोग राइटर होते हैं, ये लोग जर्नलिस्ट होते हैं, ठीक है? तो हुँ, आप उस वक्त अभी आप जो है इस वाले फेज को एंजॉय कर रही हैं, जो मैंने आपके हाथ देखे कि आप फायर हो। सर तो इस वक्त आप मैं फायर है, मैं तो कन्विंसिंग आपकी पीपल को। फैन हो गई हूँ। आपने ये जो 7 साल वाला जो मेरा ज़िंदगी का पीरियड बताया ये इट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट क्योंकि मैं आर्टिस्ट भी हूँ और वो टाइम तो मेरा बहुत ज़्यादा आर्ट और उसके साथ था और अभी का भी। मतलब नाज़रीन प्लीज़ जोगी साहब के पास जाइए। मतलब इट्स अमेज़िंग कि आपने इतनी दूर मैं आपसे बैठी हुई हूँ और आपने इतनी सही प्रेडिक्शंस दी हैं और इतना सही बताया है। जी हाँ। अच्छा, इसी तरीके से हाथ की लकीरें किस्मत की लकीरें नहीं होती। हाथ की लकीरें आपके दिमाग की लकीरें होती। 7.5 साल में जो आपकी अप्रोच थी, वो आपकी 15 साल में अप्रोच नहीं होगी, वो आपकी 23 साल में अप्रोच नहीं होगी। इसी तरीके से आपकी अप्रोच बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी, ठीक है? जब आपकी अप्रोच चेंज होती रहेगी, तो फिर उसको मैं किस्मत कह ही नहीं सकता कि हर 7.5 साल के बाद सोबिया की किस्मत बदल रही है। नो, ये किस्मत की लकीरें नहीं है, यह आपके दिमाग की लकीरें हैं, जो इसमें नजर आता है, वो करंट सिचुएशन वो पता चलती है। इसको हुँ। आप ये नहीं कह सकते कि ये किस्मत की लकीर है। वाओ! ज़बरदस्त, वेरी इंटरेस्टिंग सर, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा सर ये बताइए कि हाथ दिखाने के लिए कोई कोई एज होती है स्पेसिफिक कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किस एज से आप हाथ दिखाना या इस हवाले से आप इल्म हासिल करती हैं? असल में इसकी कोई एज नहीं होती, लेकिन मतलब बचपन से वैल्यूज के तौर पे वैल्यूज के तौर पे कि हम खामखा छोटे बच्चों को इंकरेज न करें, इस तरफ न लेकर आए कि आप ये करो और इस पे चलो, न लेकर आए। पहले मैं करता था 18 साल के बाद की रीडिंग, यानी कि 18 साल का बच्चा हो तो मैं उसकी रीडिंग करता था। अब मैंने देखा कि यार ये 14, 15, 13 साल का बच्चा भी इतना बड़ा है, इतना हट्टा-कट्टा है, इतना काम करने वाला है, इतना फोकस्ड है अपने करियर के बारे में, अपनी मोहब्बत के बारे में, अपनी चीजों के बारे में। तो फिर मैंने उसकी वैल्यूज को थोड़ा सा कम कर लिया। अब मैं लड़की होती है तो उसको 13, 14, 15 साल में मैं उसकी रीडिंग कर लेता हूँ। लड़का होता है तो 15 साल से कम में नहीं करता। लड़की अच्छा, जल्दी समझदार हो जाती है, जल्दी उनको इन चीजों का इल्म हो जाता है, तो उसकी मैं जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है? लड़का थोड़ा सा बावला होता है, थोड़ा पागलपन दिखा रहा होता है अपनी चीजों में, तो उसकी मैं 15 साल के बाद करता हूँ। तो ये मैंने अपनी वैल्यूज खुद बनाई हुई है। हुँ, हाँ,
टैरो ने मना नहीं, सॉरी पामिस्ट्री ने मना नहीं किया, किसी और ने मना नहीं किया, मैंने खुद बनाई हुई है। पहले 18 साल से कम नहीं करता था, अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया हूँ। बच्चियों की 13-14 साल में कर लेता हूँ, लड़कों की 15 साल के बाद करता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे थोड़ा-सा ये बताइए कि जैसे अभी फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बातें सुनने के बाद मेरा भी इस वक़्त इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि मैं इस फ़ील्ड को जानूँ, इसके इसके हवाले से मज़ीद कुछ पढ़ूँ और देखूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो आपने जैसा कि बताया कि आपने एमबीए किया था और माशाल्लाह से आपकी फ़ील्ड बड़ी डिफ़रेंट थी इस फ़ील्ड के हवाले से अगर मैं कहूँ। तो आपने बेसिकली ये इल्म कहाँ से हासिल किया था? आप किस तरह इस तरफ आपका इंटरेस्ट हुआ कैसे था डेवलप और कहाँ से आपने सबसे पहले या कोई पहली किताब थी, कोई पहली शख्सियत थी जिससे आप मिले और उसके बाद आपने सोचा कि मैं इस तरफ आऊँ और सीखा कहाँ से? पहली बार आपने ये इल्म कहाँ से लिया? मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, जैसे मैंने आपको आपके बारे में 7.5 साल का और 15 साल का बताया और आप इतना उसमें एक्साइटेड हो गई कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। तो जैसे ही आपने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई शख्सियत मिली, कोई किताब आपने देखी, कहाँ से हासिल किया, बिल्कुल ऐसे ही था। बिल्कुल ठीक है। मैंने अपनी जॉब जब एंड कर दी तो इसके बाद मैंने एज ए थर्ड पार्टी मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो कराची में मैं एक्सपो में किसी कंपनी के लिए काम कर रहा था, उनकी डिजाइनिंग का और दूसरी चीजों का। डिजाइनिंग भी हुँ, करता हूँ, एडिटिंग भी करता हूँ, बहुत सारे काम भी करता हूँ। तो मैं वाओ! उनके लिए डिजाइनिंग का काम कर रहा था एक्सपो में। तो वहां पे फार्मा का एक्सपो था, वहां पे मुख्तलिफ फार्मा कंपनियों की स्टॉल लगे हुए थे। उस फार्मा कंपनी के स्टॉल पे एक के स्टॉल पे किताबें रखी हुई थी। वो मैंने किताब उठा के पढ़ी पढ़ी तो मुझे अजीब लगा कि फार्मा के कंपनी का बंदा ये किताब कैसे रख सकता है यहाँ पे। उसमें क्या था, रेकी की किताब थी वो, अल्टरनेटिव मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन का अल्टरनेटिव इस्तेमाल करो। मैंने कहा हुँ, यार ये फार्मा बेचते दवाइयां हैं और समझा पढ़ा कुछ और रहे। मैंने वो हुँ, किताब जो है ना, वो 2-4 दिन का वो एक्सपो था, वो खड़े खड़े वहां पे पढ़ी, यानी कि वो मैंने खरीदी नहीं, वो खड़े खड़े पढ़ी। मैंने रोजाना 2-3 पेज आके पढ़ता था, फिर चला जाता था, काम करके आता था। इस तरह वो मैं खड़े खड़े मैंने वो 2-3 दिन में किताब पढ़ ली। तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त, मेरा दिमाग खुला। इससे पहले मैं इन चीजों को मानने वाला नहीं था, इन चीजों को नहीं मानता था, अभी भी नहीं मान रहा था। लेकिन एक सच्चाई मेरे सामने आ गई कि फार्मा वाला बंदा अगर ये आपको कुछ चीज समझा रहा है तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये हुँ, एक ही कंपनी थी जिसका बंदा ये करता था। मैंने हुँ, फौरन उस कंपनी के मालिक से, हुँ, जिसने ये वो किताब लिखी थी, उनसे टाइम लिया कि भाई मुझे टाइम दे मिलने का। उन्होंने मुझे मिलने का टाइम दिया। फिर उन्होंने मुझे रेकी सिखाई। मैंने उनसे रेकी लेवल 1 और लेवल 2 किया। फिर मैंने जब उस पर काम किया तो मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा बीमार है और आपने उसके ऊपर हाथ रखे हैं, आपने उसको हील किया है और वो बंदा ठीक हो गया है। उसके हुँ। आपने इंजेक्शन नहीं दिया, आपने कोई टेबलेट नहीं दी, आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया, वो बंदा ठीक हो गया, कैसे हो सकता है। फिर वो लोग मैंने खुद ठीक करना शुरू कर दिए रेकी के जरिए। रेकी पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन सर रेकी के अंदर अगर ये उसके चीज बाद है। आप प्लीज़ बात पहले कंप्लीट कीजिए, बहुत मज़ा आ रहा है सुनने को, इसके बाद अगला सवाल इस हवाले अच्छा, से कर तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो जिस कंपनी का मैं काम कर रहा था, तो एक जगह मेरा वर्कशॉप था। तो उस वर्कशॉप में एक लड़का काम कर रहा था, करते करते वो सीढ़ियों से गिरा और लोहे की सीढ़ी उसके घुटने पे लगी। वो घुटने पे लगी तो वो बहुत चीखा चिल्लाया, जैसे जब हड्डी पे चोट आती है, बड़ी खतरनाक किस्म की। तो फिर मैंने रेकी किया हुआ था नया नया, मैं उसको अपने रूम में ले गया, उसको लिटाया और उसको रेकी की। वो जो बंदा जो दर्द से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसको नींद आ गई। और रेकी में नींद आ जाती है, सुकून आ जाता है। जब उसको नींद आ गई तो मैंने सबको भगाया, मैंने कहा भाई इसको सोने दो। 15-20 मिनट के बाद आदमी वो उठा तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सेट था। वो चीखना चिल्लाना उसका बंद हो चुका था और वो चलना फिरना भी बिल्कुल नॉर्मल था। तो वो मेरे लिए बड़ा बहुत पावरफुल था कि यार इन चीजों में कुछ है। फिर इसके बाद इन आलूम में मेरा इंटरेस्ट बढ़ता चला गया और फिर इसके बाद आके मेरा वो सफर रेकी पे रुका। तो पहला सफर मेरा किताब से शुरू हुआ, फिर इसके बाद एक शख्सियत का, फिर टैरो मुझे मेरी उस्ताद है, उनका नाम है कोकब। वो मुझे मेडिटेशन करवाती थी, मराकबा करवाती थी। तो उनसे मुझे पता चला कि इनको टैरो आता है, मुझे टैरो बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने मुझे टैरो मंगवा के भी दिया, टैरो सिखाया भी। तो इस तरीके से वो जिंदगी मेरी शुरू हुई टैरो। सही, सही। अच्छा, मैं थोड़ा-सा अभी जैसे आप ये रेकी के बारे में बता रहे थे, बड़ी दिलचस्प बात। रेकी जैसे आपने कहा कि वो करने के फ़ौरन बाद इंसान को बड़ा सुकून महसूस होता है, तो इसका और मेडिटेशन का बीच में कोई कनेक्शन है? कनेक्शन नहीं है, बल्कि मैं आपको बताता चलूं
एक पोजीशन होती है, इंसान का जो दिमाग होता है उसके लेवल होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। जी। ठीक है। जी। अभी जो हम बात कर रहे हैं, आप इसको समझे कि अल्फा लेवल है, तो सॉरी, ये बीटा लेवल, ये बीटा ओके। लेवल है। फिर फर्ज करें आप सोने के लिए जाती हैं और सोती नहीं हैं, सोने की तरफ जा रही हैं, गनूदगी आ चुकी है, हल्का सा नशा दिमाग में आ चुका है, नींद आ रही है और आंखें थोड़ी थोड़ी बोझल बोझल सी हो रही हैं, नींद में भी नहीं है और जाग भी नहीं रहे हैं, तो इसको कहते हैं हम अल्फा लाइफ। सही। अल्फा लाइफ, इसमें ब्रेन के जो सेल होते हैं उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, सब में अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको अल्फा लाइफ कहते हैं। उस अल्फा लाइफ में जो बंदा चला जाता है उसके ऊपर ये चीजें असरअंदाज करती हैं। मेडिटेशन, असल में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अल्फा लाइफ में चले जाते हैं, हल्का सा नशा हमारे पास आ जाता है, ठीक है, हल्का सा गनूदगी आ जाती है। उस लाइफ में जाके आप कुछ भी मेडिटेट भी कर सकती हैं और कुछ भी अपने लिए अच्छा सोच भी सकती हैं। तो जब हम रेकी में किसी को रेकी कर रहे होते हैं तो वो अल्फा लाइफ में जाता है। एक मेडिटेशन करने वाला बंदा अल्फा लाइफ में खुद चला जाए, ये तो उसकी अपनी प्रैक्टिस है। मगर एक आम आदमी, मजदूर है, आदमी है, अम्मी है, भाई है, अब्बा है, उसको क्या पता मेडिटेशन क्या है या कभी उसने नहीं की है, तो रेकी उसको उस लेवल पे लेके जाती है अल्फा लाइफ में। जब वो अल्फा लाइफ में चली जाती है तो वहां बैठ के उसका इलाज करना आसान हो जाता है। बहुत ये दोनों मिलती नहीं है, लेकिन वो ये उस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सही, बहुत बहुत खूबसूरत और सर। और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आपको अल्फा लाइफ में जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको मोहब्बत होती है तो वो भी अल्फा लाइफ में जाके होती है, आपको इश्क होता है, आपको नफरत होती है तो वो भी अल्फा लाइफ में जाके होती है। वाह, जबरदस्त।